बहू का तलाक। मेघा और प्रतीक दोनों मियाँ बीवी शहर में रहते हैं। मेघा एक शादीशुदा महिला होने के बावजूद भी एक इंडिपेंडेंट महिला होती है। वो जॉब करती है और उसे अपनी ज़िंदगी अपने तौर तरीकों से जीना पसंद होता है। एक रोज़ प्रतीक गांव में रह रहे अपने माँ बाप रुक्मिणी और धनराज को शहर बुलाता है। नमस्ते माँ जी, पापा जी। मैं अभी आप दोनों के लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। काफी क्या? अरे हमें कम ही चाहिए, जो भी खिलाएगी या पिलाएगी। माँ काफ़ी नहीं, कॉफ़ी। जैसे चाय होती है ना, वैसे कॉफ़ी भी एक दूध और कॉफ़ी पाउडर के मिश्रण से बनती है। अरे नो 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 ना, हमें तो बस हमारी देसी अदरक मसाला और इलायची वाली चाय ही चाहिए। काफ़ी वाफ़ी को मारो गोली। मेघा रुक्मिणी और धनराज के लिए जैसे तैसे चाय बनाकर लाती है, लेकिन उस चाय को पीते ही धनराज और रुक्मिणी दोनों भी उसे मुंह से निकालकर जमीन पर थूक देते हैं। हाय 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 हाय, ये चाय थी या कोई कड़वा काढ़ा? बेवकूफ़ कलमुही कही की है। इतनी फीकी चाय बनाओगी तो इसे पी पी कर ही दम तोड़ देंगे। जहर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी फिर। मेघा को रुक्मिणी और धनराज का बहुत गुस्सा आता है, पर वो कंट्रोल कर लेती है। सॉरी माँ जी, पापा जी, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी मैं। और जरा ये घूंघट ओढ़ लिया कर, साड़ी पहन लिया कर। एक सुहागन की असली पहचान उसका श्रृंगार होती है, ना कि ये बेढंगी मॉडर्न जीन्स और पैंट और ये लाल दुपट्टे वाले कुर्ते। अरे तूने जो काम वाली रखी है ना, उसकी भी छुट्टी करा दे, क्योंकि अब से तुझे ही सारा काम करना होगा। बेचारी मेघा को अपनी काम वाली को निकालना पड़ता है और सारा काम खुद करना पड़ता है। घर में अपने कंफर्टेबल जीन्स पैंट की जगह साड़ी पहननी पड़ती है और ऊपर से घूंघट भी ओढ़ना पड़ता है। मेघा की रोज़ सुबह लेट उठने की आदत होती है, लेकिन जब रुक्मिणी मेघा को सुबह 7 बजे तक खर्राटे मारते हुए देखती है, तब रुक्मिणी मेघा के कान के पास ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाने लगती है और चिल्ला पड़ती है। अरे यार कुंभकर्ण की बहन, नास पीटों की महारानी, चल उठ जा, उठ। क्यों सुबह सुबह गला फाड़ने लगवा रही है? क्या यार माँ जी, सुबह सुबह इतनी जल्दी उठा दिया। अभी तो और 5-6 घंटे की नींद पेंडिंग है, सोने दो ना। नहीं तो क्या पगला गई है, हैं? इतनी देर तक सोएगी तो घर में लक्ष्मी माँ की जगह पनौती प्रवेश करेगी। उठ चल, और सबके लिए नाश्ता तैयार कर, और मुझे मंदिर में चढ़ाने के लिए मीठी खीर या कोई मिठाई बना दे। और हाँ, मैं तेरी सास हूँ, सहेली नहीं। अगर आइंदा से यार कह के पुकारा ना तूने, तो तेरी जुबान पर कैंची चला दूंगी। रुक्मिणी इतना कहकर चली जाती है। इडियट कहीं की, ब्लडी ओल्ड वुमन। प्रतीक, ये तुमने कौन सी आफत को इनवाइट कर दिया यार। खाना बनाते समय जब मेघा मिक्सर का इस्तेमाल करती है, तभी धनराज वहाँ पर सिलबट्टा लेकर आता है। मेघा बहू, ये लो, अब इस मिक्सर विक्सर को कूड़े में फेंक दो, और अब से तुम इस सिलबट्टे पर मसाले पीसोगी। इसे पीसने से स्वाद पर 4 चांद लग जाते हैं, पूछो तुम्हारी सास को। लेकिन पापा जी, मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूँगी, मेरे हाथ छिल जाएंगे। रोज़ मुझे लैपटॉप पर नॉन स्टॉप टाइपिंग करनी पड़ती है। मैं ये मेघा बहू, ससुर की बात ना मानकर पाप लेना है क्या तुझे? चुपचाप आज से सिलबट्टे पर मसाले पिसा कर। और हाँ, वो वॉशिंग मशीन को भी टाटा बाय बाय कर देना, और अपने हाथों से ही कपड़े धोया कर। वॉशिंग मशीन से साबुन का झाग रह ही जाता है, गंदगी। समझ में आती है बात? मेघा अपना सर पकड़ लेती है। उसे अपने हाथों से ही सिलबट्टे पर मसाले पीसने पड़ते हैं और कपड़े भी धोने पड़ते हैं, जिसके कारण उसके हाथ पर छाले आ जाते हैं। वो अपने कमरे में प्रतीक को गुस्से से कहती है, देखो ये क्या हाल हो गया है मेरा। कुछ ही दिनों में एक बिजनेस वूमन से एक नौकरानी बनाकर रख दिया है मुझे। ये गांव के लोग होते ही ऐसे हैं, बिल्कुल गंवार और अनपढ़। बहू को तो बस काम वाली की तरह ही ट्रीट करते रहते हैं। मेघा, माइंड योर लैंग्वेज। कुछ भी ऊट पटांग बोलने से पहले ये मत भूलो कि वो मेरे माँ बाप है। और क्या हुआ अगर काम करा लिया तो? थोड़ी ना किसी पड़ोसी के लिए काम किया है, मेरे माँ बाप ही तो हैं। वाह, मतलब मेरी तो 1% की भी फिक्र नहीं है। इतना ही था तुम्हारा प्यार प्रतीक। देख लिया तुम्हें भी। अपने माँ बाप के आने के बाद तुम भी कितने बदल गए हो। मेघा और प्रतीक दोनों में अनबन हो जाती है और दोनों अब एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं।
धीरे धीरे मेघा के लिए घर पर रहना किसी पिंजरे में रहने के समान होने लगा। रुक्मिणी और धनराज के आने के बाद से मेघा की आज़ादी उससे छीन ली जाने के कारण अब उसे बहुत घुटन महसूस होने लगती है। एक दिन आज घर पर मैंने पूजा रखी है। प्रतीक बेटा, वो पंडित जी को तुमने फान लगा दिया ना? रुक्मिणी, अब हमें शहर में आए कितने दिन हो गए हैं। अब फान वान नहीं, फोन बोला करो, फोन। अरे हाँ, वही वही। हाँ माँ, पंडित जी आते ही होंगे। तभी तीनों देखते हैं कि मेघा ऑफिस के कपड़ों में जल्दबाजी से घर से बाहर निकल रही होती है। मैडम जी, कहाँ चली मुंह उठाकर? हाँ, वो आज मेरी कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है। कंपनी ने मुझे ही अप्रोच किया है प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए, इसलिए जा रही हूँ। ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। चुप हो जा कराम जली को लक्ष्मी। तुझे पता है ना आज घर में पूजा है। तू आज कहीं नहीं जाएगी, फिर चाहे तेरी नौकरी ही क्यों ना छूट जाए। रुक्मिणी एकदम सही कह रही है मेघा बहू। वैसे भी तुम्हारी नौकरी की वजह से ये घर नहीं चल रहा, मेरा बेटा कमाता है। लेकिन मेरी नौकरी, मेरी पोजीशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं पूजा में नहीं बैठी तो उसमें इतना कुछ नहीं हो जाएगा। ओ प्लीज़ मेघा, अपनी नौकरी का घमंड करना बंद कर दो, फॉर गॉड सेक। तुम ही अकेली नौकरी नहीं करती इस दुनिया में। चुपचाप अंदर जाकर साड़ी पहन लो और पूजा के लिए बैठो। नौकरी गई तो गई। व्हाट डू यू मीन बाय नौकरी गई तो गई? प्रतीक, तुम्हें पता है ना कितनी स्ट्रगल की थी मैंने, तब ये नौकरी मिली है। और मेरे लिए मेरा करियर बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो मेघा, मुझे ना तो कुछ सुनना है और ना कुछ समझना है। तुम प्लीज़ ये सारी बातें करना बंद कर दो। इट्स टू मच इरिटेटिंग। जिस पर इतना भरोसा और प्यार था, अब तो वो भी मेघा को ऐसे कहने लगा। प्रतीक की ये बातें सुनकर मेघा को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। एक दिन जब पड़ोस की सभी आंटीज सास रुक्मिणी से मिलने आती हैं, तब रुक्मिणी जी, आप बहुत अच्छे स्वभाव की हैं। आप गांव से आई और हम सबसे दोस्ती भी कर ली। सो स्वीट ऑफ यू। वरना ये मेघा और प्रतीक तो बस हमें सोसाइटी की मीटिंग्स में ही मिलते थे। हाँ जी, शानू बिल्कुल सही कह रही है। अब हम ये शहर के लोगों को क्या कहें, ऊपर से जवान बच्चे, ये सारे ऐसे ही रहते हैं। मेघा बहू, ये खड़ा खड़ा भूतनी की तरह क्या घूर रही है? जा जाकर सबके लिए नाश्ता लेकर आ। भूतनी। मेघा को अपने ऊपर औरतों को इस तरह हंसते देख बहुत बुरा लगता है। वो उनके लिए नाश्ता बनाकर उन्हें परोसती है और ऐसे ही रुक्मिणी उन सभी औरतों के सामने मेघा को उल्टा बोलती ही रहती है और उसका मजाक बनाती है। ऐसे ही एक दिन जब मेघा बालकनी में बैठकर अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी, तभी हाँ यार, वो खड़ूस इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर, वो तो मुझे आज तक याद है। इतने टफ क्वेश्चन पेपर सेट करता था कि पेपर का पहला वर्ड देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। हाँ यार, उस पगलेट समीरा को कैसे भूल सकती हो? पता है ना, एक बार कैंटीन में कितना बड़ा झगड़ा कर लिया था उसने मेरे साथ। अरे निगाड़ी, कानपुर में हड़ताल मच गई है क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ। दे ये तेरा फैन दे, मेरा मतलब फोन दे। यही सबकी जड़ है, इसका तो आज किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। रुक्मिणी मेघा के हाथ से फ़ोन खींचकर उसे बाथरूम के कमोड में फ्लश कर देती है। माँ जी, ये आपने क्या कर दिया? बस बहुत हुआ तेरा नाटक। अब से तू फोन, लैपटॉप कुछ इस्तेमाल नहीं करेगी और तो और नौकरी पर भी नहीं जाएगी। और नहीं तो क्या, माँ बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। मेघा अपना कंट्रोल खो देती है और चिल्लाती है, बस मैं अब इस घर में और आप लोगों की जिंदगियों में और नहीं रह सकती। जेल की कैदी की तरह लाइफ बना दी है मेरी। प्रतीक, मुझे तलाक चाहिए। क्या? मेघा, मेघा कहाँ जा रही हो? मेघा। मेघा घर छोड़कर चली जाती है और फिर कुछ दिनों बाद उसका और प्रतीक का तलाक हो जाता है। रुक्मिणी और धनराज भी कुछ नहीं कर पाते और मेघा तलाक के बाद एक आज़ाद जिंदगी जीने लगती है।